हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल थिंकर्स और प्लेटो, और हमने पार्ट 1 इसका पढ़ लिया था। पार्ट 2 है ये, और ये चैप्टर यहीं पे फिर खत्म हो जाएगा। चैप्टर 2 है ये, और यूनिट 2 है। ठीक है, यूनिट 2 और चैप्टर भी 2 है। ठीक है, और पार्ट भी 2 है। और पहले की अगर नहीं देखी इससे पहले वाली तो जरूर देख लें। और चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा का विवेक। ठीक है, आज हम विधि पढ़ रहे हैं, कानून। और किसी भी विधि या अध्यादेश से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्लेटो के अनुसार जो दार्शनिक राजा है उसका विवेक है, जो उसकी समझ है, ठीक है, वो किसी विधि यानी किसी कानून या कोई भी अध्यादेश है तो उससे अधिक इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने विधि को क्या माना है? अज्ञान माना है। ठीक है, इन्होंने विधि को यानी कानून को प्राथमिकता नहीं दी है, इन्होंने कानून को अज्ञान माना है, यानी कानून कुछ नहीं जानता। उसने गुफा की उपमा का प्रयोग करते हुए कहा कि जो व्यक्ति गुफा में रहता है, ठीक है, वह आग के प्रकाश यानी आग जलाते हैं तो आग के प्रकाश को ही क्या मानता है? वास्तविक प्रकाश मानने लगता है। जबकि वास्तविक प्रकाश क्या है? सूर्य का प्रकाश है, सूरज की रोशनी है जो वास्तविक प्रकाश है। इसलिए प्लेटो ने जो परंपराएं थी, प्रथाएं थी, रीतियां थी, इन और विधि यानी कानून सभी को इसने अज्ञान माना है। ठीक है, प्लेटो ने अपनी रचना द स्टेटमेंट्स, ठीक है, स्टेटमेंट्स और द लॉज में विधि के महत्व को स्वीकार कर लिया, लेकिन आगे चलकर बाद में जो उसकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी उसने अपनी रचनाओं में फिर बाद में विधि यानी कानून के महत्व को स्वीकार कर लिया। ठीक है, और लेकिन प्लेटो ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण जो रचना थी द रिपब्लिक, ठीक है, तो द रिपब्लिक में विधि और दंड का लेकिन उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, स्टेट्समैन्स और द लॉज में विधि के महत्व को स्वीकार है, लेकिन द रिपब्लिक में विधि और दंड का उसने कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, जैसा कि जानते हैं आप, महत्वपूर्ण पुस्तक है द रिपब्लिक प्लेटो की। और प्लेटो ने द रिपब्लिक में विधि की बजाय शिक्षा पर बल दिया है। किस पर बल दिया है? शिक्षा पर बल दिया है। तथा दंड की बजाय साम्यवाद पर महत्वपूर्ण बल दिया है, यानी शिक्षा पर बल दिया है और दंड पर बल नहीं देकर साम्यवाद पर महत्वपूर्ण बल दिया है। और प्लेटो के विचार में राज्य में समाज में कोई भी अंतर नहीं किया गया है, इसलिए प्लेटो के विचार में संप्रभुता का भी विचार नहीं है। ठीक है, शिक्षा का सिद्धांत। बारकर के अनुसार प्लेटो की शिक्षा प्रणाली उसके न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है। ठीक है, यानी जो प्लेटो की शिक्षा प्रणाली है, जो उसका तार्किक सिद्धांत है, उसका ही वो परिणाम है। और रूसो ने द रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना है। किसने? रूसो ने। ठीक है, और बारकर के अनुसार द रिपब्लिक मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन के विवेचन का प्रयास है, और यह केवल शिक्षा, मनोविज्ञान या दर्शन पर रचना नहीं है। इन्होंने महत्वपूर्ण माना, और बारकर के अनुसार जो मानव जीवन है उसके संपूर्ण दर्शन के विवेचन का प्रयास है द रिपब्लिक। प्लेटो ने शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए कहा कि अज्ञान से ज्ञान तथा अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा ही क्या है? शिक्षा है। ठीक है, और शिक्षा का उद्देश्य चारों विचारों और आत्मा एवं ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, यानी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है? विचार, आत्मा और ज्ञान। ठीक है, नॉलेज। ठीक है, तो उसका ज्ञान प्राप्त करना है। अब हम देखेंगे शिक्षा के कौन कौन से चरण थे। ठीक है, शिक्षा के चरण के अनुसार प्राथमिक शिक्षा जो होगी 10 से शुरू होगी और 20 वर्ष तक होगी। 10 साल से वर्ष से शुरू होकर 20 वर्ष तक चलेगी। तथा इसमें किसकी शिक्षा दी जाएगी? बच्चों को संगीत की शिक्षा दी जाएगी, व्यायाम की यानी योग की आदि की शिक्षा दी जाएगी। और शिक्षा की ये विषय वस्तु होंगे संगीत और व्यायाम, क्योंकि प्लेटो का मानना था कि छोटे जो बच्चे होते हैं वो संगीत आदि में अधिक इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं, और व्यायाम से शरीर उनका स्वस्थ होता है। तो इसलिए व्यायाम और शरीर यानी व्यायाम और संगीत, ठीक है, इसकी विषय वस्तु होंगे। दूसरे चरण की बात प्लेटो करता है तो कहता है कि 20 से 30 वर्ष की जब उम्र हो, 20 वर्ष के 30 वर्ष के बीच
10 वर्ष तो बच्चा क्या सीखेगा, संगीत और व्यायाम, ठीक है। लेकिन जब दूसरा चरण आएगा 20 से 30 वर्ष, तो उसमें गणित, ज्योतिष तथा ज्यामिति, ज्यामिति जिसे आप ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है, ज्यामिति की शिक्षा दी जाएगी। और इसकी शुरुआत किसने की थी, ज्यामिति की, और ये सुकरात के समय से ही है, ठीक है। शिक्षा का तृतीय चरण 30 से 35 वर्ष का होगा। तीसरा जो चरण होगा 30 से 35 वर्ष के बीच का होगा, जिसमें किसकी शिक्षा दी जाएगी, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कार्य का विभाजन और विशेषीकरण, यानी कार्य का विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा। जो शिक्षा के प्रथम चरण में असफल होगा, अयोग्य होगा, ठीक है, जो सफल नहीं होगा, उसे किसका कार्य सौंपा जाएगा, उत्पादन का, यानी वह वस्तु उत्पादन आदि का, यानी उत्पादन का कार्य उसे सौंपा जाएगा, ठीक है। जो शिक्षा का द्वितीय चरण होगा, दूसरा चरण, उसमें अगर असफल होता है तो उसे सैनिकों का कार्य सौंपा जाएगा। यानी पहला चरण तो पास कर लिया, लेकिन अगर दूसरे चरण में वो दूसरी परीक्षा में फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो उसे सैनिक का कार्य, ठीक है। ये ध्यान देने की बात है क्योंकि एग्जाम में आता है ये। तो पहला क्या है, उत्पादन है, दूसरा क्या है, सैनिक। अगर पहले में सफल होता है, पहले में ही असफल हो गया, तो उत्पादन का कार्य करेगा। और अगर पहला पास कर लिया, दूसरे में असफल होता है, तो सैनिक का कार्य करेगा। लेकिन अगर जो शिक्षा के तीनों चरण में पास हो गया, उसमें सफल हो गया, तो क्या बनेगा, दार्शनिक राजा बनेगा, ठीक है। तो जो शिक्षा के सभी चरण में सफल हो जाएगा वो दार्शनिक राजा होगा, ये कहा प्लेटो ने। 35 वर्षों की शिक्षा के बाद 15 वर्ष का प्रशिक्षण, 35 वर्ष की शिक्षा हो गई, उसके बाद कितने वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा, 15 वर्ष का, वो राजा को दिया जाएगा। और शिक्षा के द्वारा सभी कार्यों का विभाजन होगा, जिससे सभी अपने कार्यों में क्या होंगे, विशेषज्ञ होंगे, निपुण होंगे, जिससे समूचा जो समाज है, सारा समाज है, उसका क्या होगा, उसका भला होगा। और प्लेटो के राज्य को मूलतः एक विश्वविद्यालय कहा गया है, जो कि शिक्षा प्रदान करने की एक संस्था है, ऐसा कहा गया है, एक विश्वविद्यालय प्लेटो के राज्य को। साम्यवादी की बात करते हैं तो प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है कि यूनानी नगर राज्य छोटे छोटे नगर राज्य थे, लेकिन इनका भी विभाजन दो प्रकार के नगर राज्यों में था। पहला अमीरों का उदय और दूसरा गरीबों का राज्य। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य क्या था, शासक वर्ग को संपत्ति और परिवार के मोह से उसको मुक्त रखना था, जिससे वह अपने उद्देश्यों को बिना किसी बाधा के पूरा कर सके। क्योंकि परिवार आदि का मोह होता है तो व्यक्ति अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरीके से कर नहीं पाता है। प्लेटो ने स्पार्टा के अनुभवों से परिवार और संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत दिया। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा तथा सैनिकों को अपनी निजी जो संपत्ति है उसका रखने का अधिकार उसको नहीं होगा, ठीक है। यानी जो दार्शनिक राजा होगा तथा जो सैनिक होंगे वो अपनी निजी संपत्ति नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों वर्गों को अपनी पत्नियों को भी रखने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। अतः इनका कोई अपना परिवार ही नहीं होगा, जब पत्नी ही नहीं रखेंगे तो परिवार भी नहीं होगा, ठीक है। और ना ही निजी संपत्ति रख सकते हैं। एक बात की थी किसकी, दार्शनिक राजा की, ठीक है। और आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक जो साम्यवाद है, प्लेटो का साम्यवाद यह पूरे समाज पर लागू नहीं होता, ठीक है। ये जो प्लेटो का साम्यवाद है पूरे समाज पर लागू नहीं होता, लेकिन आधुनिक जो साम्यवाद है वो पूरे समाज पर एक साथ लागू होता है। प्लेटो का साम्यवाद पूरे राज्य को सशक्त बनाना चाहता है, लेकिन यह वर्ग विहीन राज्य समाज की कल्पना करता है, जो साम्यवादी या जो है ये है मार्क्सवादी साम्यवादी, ठीक है। तो ये वर्ग विहीन और राज्य समाज की कल्पना करते हैं। और यह प्लेटो नैतिक साम्यवाद की कल्पना पर आधारित है, प्लेटो का साम्यवाद, जबकि आधुनिक जो साम्यवाद है यह आर्थिक और असाम्यवाद का समर्थन करता है, आर्थिक साम्यवाद का समर्थन करता है, जबकि ये नैतिकता की बात करता है, ठीक है। इसीलिए प्लेटो आदर्शवादी विचारकों में आते हैं। मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पनालोकीय विचारक कहा। किसने कहा, मैक्सी ने क्या कहा, कल्पनालोकीय विचारक कहा है। प्लेटो सबसे पहला व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार है, ठीक है, ये कहा गया है।
अब हम इतनी सारी चीजें पहली वीडियो में हमने पढ़ी, दूसरी वीडियो में हम पढ़ रहे हैं, और हमने पिछली वीडियो में न्याय का सिद्धांत आदि भी पढ़ा था। अब हम करेंगे प्लेटो की आलोचनाएं, ठीक है, क्योंकि हर कोई भी चीज हो उसकी अच्छाई के साथ साथ उसकी बुराइयां या कमियां भी होती हैं। तो कार्ल पॉपर ने अपनी रचना में द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945 में लिखी गई इनकी पुस्तक है, रचना कार्ल पॉपर की, और इन्होंने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा है। इन्होंने समाज इसको प्लेटो को शत्रु करार दिया है, मुक्त समाज का शत्रु कहा है। कार्ल पॉपर के अनुसार प्लेटो, हीगल और मार्क्स मुक्त समाज के शत्रु हैं। प्लेटो को, हीगल को और मार्क्स को, इन लोगों को समाज का शत्रु कहा है, क्योंकि हीगल भी आदर्शवादी है, प्लेटो भी आदर्शवादी है और मार्क्स साम्यवादी। इसीलिए प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता कहा जाता है, ठीक है। मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पना लोकीय विचारक कहा। हन्ना आरेंट ने प्लेटो को फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक तक कह डाला। हन्ना आरेंट ने क्या कहा है? फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक, यानी दार्शनिक तो है लेकिन फांसीवाद को बढ़ावा दे रहा है, ये कहा है किसने? हन्ना आरेंट ने, ठीक है, हन्ना आरेंट। प्लेटो और फांसीवाद की बात की जाए, क्या समानताएं और इसमें क्या असमानताएं हैं। कार्ल पॉपर ने प्लेटो को पहला फांसीवाद कहा। प्लेटो और फांसीवाद में कई समानताएं और असमानताएं, तो पहले हम समानताएं देखते हैं कि क्या समानताएं हैं। प्लेटो और फांसीवादी दोनों राज्य को नैतिक व सर्वशक्तिमान संस्था मानते हैं, और दोनों का यह मानना है कि राज्य ही व्यक्ति की सबसे बेहतर भलाई कर सकता है, ठीक है। तो प्लेटो भी और जो फांसीवादी विचारक हैं वो दोनों राज्य को क्या मानते हैं? एक नैतिक और सर्वशक्तिमान संस्था मानते हैं, और दोनों ही ये बात मानते हैं कि राज्य जो है वो व्यक्ति की भलाई का सबसे बेहतर साधन है, और वह व्यक्ति की भलाई के लिए राज्य आवश्यक है, ठीक। दूसरी बात, फांसीवादी राज्य में विधि और संविधान पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। फांसीवादी राज्य में प्लेटो ने यह भी स्पष्ट कहा कि दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विवेक या अध्यादेश से अधिक महत्वपूर्ण होता है, ये बात कही। प्लेटो फांसीवादी विचारक लोकतंत्र का घोर विरोध करते हैं। इससे क्या होगा? जब राजा की बात ही विधि होगी, राजा का विवेक ही महत्वपूर्ण होगा, तो फिर उससे लोकतंत्र कहाँ जाएगा? ठीक ठीक है, तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि लोकतंत्र के घोर विरोधी थे, एक तरीके से कहा जाए। तो प्लेटो के विचार में स्वतंत्रता, अधिकार व समानता की संकल्पना विद्यमान नहीं, यानी प्लेटो के जो विचार हैं उसमें ना ही स्वतंत्रता है, ना ही अधिकार की बात की गई है, ना ही समानता की कोई बात की गई है। फांसीवादी भी यही कहा मानते हैं, वो भी स्वतंत्रता को बिल्कुल महत्व नहीं देते, अधिकार को महत्व नहीं देते, समानता को महत्व नहीं देते। प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षा व साहित्य पर नियंत्रण किया जाएगा, ठीक है। फांसीवादी राज्य भी जो है वो नियंत्रण करते हैं, ठीक है। असमानताएं, क्या अभी हमने समानताएं पढ़ी, और अब हम असमानताएं पढ़ेंगे। असमानताओं में प्लेटो के अनुसार विवेक शक्ति का सबसे पहला महत्वपूर्ण गुण है। विवेकशील व्यक्ति ही राजा हो सकता है, प्लेटो कहता है, जबकि फांसीवादी व्यक्ति को भावुक प्राणी मानते हैं। ये अंतर है, ठीक है। दूसरी बात, दार्शनिक राजा का शासन विवेक, सत्य और न्याय पर आधारित है, जबकि जो फांसीवादी है शासन उसमें धूर्तता है, फरेब है, चालाकी है, आदि चीजें उसमें है। लेकिन दार्शनिक राजा का जो प्लेटो का दार्शनिक राजा है उसमें विवेक की बात की गई, सत्य की बात की गई है, न्याय की बात की गई है, ठीक है। जबकि फांसीवादी विचारक जो हैं उसमें फरेब की बात की गई है, धोखे यानी, और धूर्तता की बात की गई, चालाकी की बात की गई है। प्लेटो के विचार में स्वतंत्रता व समानता अंतर्निहित है, यानी जो प्लेटो के विचार है उस अलग से नहीं, लेकिन अंदर उसके स्वतंत्रता और समानता भी निहित है, क्योंकि उसने सबको समान शिक्षा आदि की बात की। जबकि फांसीवादी विचारक स्वतंत्रता और समानता को बिल्कुल नहीं मानते हैं। प्लेटो ने महिलाओं को भी सरकार वर्ग में शामिल किया, जबकि फांसीवादी महिलाओं को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन मानते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल भी महिलाओं को सम्मान नहीं देते हैं। प्लेटो के विचारों में उग्र राष्ट्रीयता बिल्कुल नहीं है, यानी जो प्लेटो की विचारधारा है उसमें उग्र राष्ट्रीयता का कोई वो नहीं मिलता, जबकि फांसीवादी उग्र राष्ट्रीयता के वो धूर्त समर्थक हैं, ठीक है। और उनका जो राष्ट्रवाद होता है वो धूर्तता, चालाकी और फरेब, लड़ाई झगड़े आदि पर होता है।
प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी तथा उसका सैद्धांतिक विश्लेषण किया, जबकि फांसीवादी मूलतः एक अवसरवादी विचारधारा है, यानी अवसर मिल जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने किस बात की कल्पना की, एक आदर्श राज्य की कल्पना की प्लेटो ने, लेकिन फांसीवादी एक अवसरवादी विचारधारा है। ठीक है, ये सारी क्या है, ये असमानताएं। अब हम निष्कर्ष पे आ जाते हैं। तो प्लेटो का फांसीवाद से समानताएं अपवादिक, यानी फांसीवाद से समानता का मतलब नहीं बनता। प्लेटो की विचारधारा अलग है, प्लेटो आदर्शवादी विचारक है, जबकि फांसीवाद का कोई मतलब नहीं है, अराजकतावादी है। और प्लेटो का दर्शन सत्य, विवेक, न्याय और सौंदर्य पर का पर्याय है, जबकि फांसीवादी विचारधारा हिंसा पर, असत्य पर, चालाकी पर, धूर्तता का दूसरा एक नाम कह सकते हैं फांसीवादी को। और जैसा कि जर्मनी का हिटलर और मुसोलिनी, ठीक है, हिटलर और मुसोलिनी, ठीक है, जर्मनी का हिटलर था और मुसोलिनी जो कि इटली का था। ठीक है, ये दोनों क्या थे, ये फांसीवादी थे राजा। ठीक है, ये इटली का, तो ये थे फांसीवादी। तो अतः प्लेटो और फांसीवाद दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, दोनों में कोई भी समानता नहीं है। ठीक है, तो प्लेटो का जो चैप्टर था वो यहीं पे समाप्त होता है, और नेक्स्ट हम फिर वीडियो जो अपलोड करूंगी, जो मैं वो फिर नेक्स्ट थर्ड जो चैप्टर है वो। और आशा करती हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बिल्कुल भी जो है पूरी वीडियो जरूर देखें। ठीक है, और पहले की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी आप जरूर देख लें। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको पहले की भी वीडियो मिल जाएगी, और पॉलिटिकल जो क्वेश्चन आंसर की वीडियो कराती हूँ वो भी जरूर देखें। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।